वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन पर हम बात कर रहे हैं। हमने एक क्लासिफिकेशन थ्योरम प्रूव किया था कि अगर ए एच और बी तीन रियल नंबर्स हैं जिसमें से कि तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं हैं, कोई दो ज़ीरो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये जो लोकस है ये तीन संभावनाएं रखता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो केवल ऑरिजिन है, अगर ये हो रहा है तो वो एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है, और अगर ये हो रहा है तो वो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है। दिस इज अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन फॉर द लोसाई ऑफ दिस काइंड। ठीक है, और ये बात हमने पहले ही देखी थी कि कोई भी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन हो तो वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये परफेक्ट एल्जेब्राइक कैप्चराइजेशन है ऑफ द ज्योमेट्रिक नोशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन थ्योरम था। फिर पिछले लेक्चर में हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स की बात करी। वही है, हमारे पास इस तरह का लोकस दिया हुआ है और ये मेंशन कर दिया गया कि वो इस सिचुएशन में नहीं है, यानी कि एच स्क्वायर इज एटलीस्ट ए बी, ये हमें दे दिया गया है क्योंकि हम ये बोल रहे हैं इट इज़ ईदर अ पेयर ऑफ पॉसिबली इट इज़ ईदर अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन और पॉसिबली सेम लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। तो इन दोनों में से कोई चीज़ हो रही है, और ये भी मान लिया कि बी ज़ीरो नहीं है। अगर बी ज़ीरो नहीं है तो उससे क्या होता है कि जो भी लाइंस इसके द्वारा कैप्चर हो रही हैं उनमें से कोई भी वाई एक्सिस नहीं है। बी नॉन ज़ीरो होने का मतलब बस यही है कि नन ऑफ दीज लाइंस इज दी वाई एक्सिस, जिस वजह से हम सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स की बात कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई लाइन वाई एक्सिस होती तो एक स्लोप इन्फिनिट हो जाता, फिर उनके सम और प्रोडक्ट की क्या ही बात करते हैं। इसलिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के लिए ये हाइपोथेसिस ज़रूरी है, और ये फॉर्मूले उसके आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ स्लोप भी हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, तो वो ये है। ये सब हमने देखा था। ओके, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ लाइंस। तो हमारे पास एक पेयर ऑफ लाइंस दी हुई है वाया सम इक्वेशन। तो इस एंगल का टैन कैसे निकालें? अब इस एंगल का मतलब ही क्या है? इन दोनों लाइंस के बीच में दो एंगल्स हैं, एक ये और एक ये। तो हम कैसे बात करें इस एंगल की? सीधे तरीके से नहीं कर सकते, इनफैक्ट कर ही नहीं सकते। तो हम केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टैन ऑफ दिस एंगल की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एंगल्स के लिए बराबर है। चाहे इस एंगल का टैन लेके एब्सोल्यूट वैल्यू लें, चाहे इस एंगल का टैन लेके एब्सोल्यूट वैल्यू लें, एक ही बात है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगली स्लाइड में हम उस बात को एड्रेस करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कौन सा एंगल कौन सा है। राइट, तो उसकी बात हम करेंगे। हम कैसे जानें ये एंगल, जब हम ये बोल रहे हैं तो ये का मतलब क्या है, वो अगली स्लाइड में हम उसको एड्रेस करेंगे। अभी बस इसे देख लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर वही ए एच और बी तीन रियल नंबर्स हैं, तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है, और हमें ये दे दिया गया एच स्क्वायर इज एटलीस्ट ए बी, तो हम वो अलाउ कर रहे हैं कि दिस माइट बी जस्ट अ रिपीटेड लाइन, अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ये हो सकता है। और मान लिया थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, का मतलब थीटा बी वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, क्योंकि लाइन के बीच में तो दो अलग अलग एंगल्स हैं। तो थीटा बी वन ऑफ द एंगल्स लिख ही देता हूँ, नॉट एनी, हाँ थीटा बी एनी एंगल, ठीक ही तो लिखा है। थीटा बी एनी एंगल बिटवीन द टू लाइंस, then absolute value of tan theta is given by this expression. ठीक है, note that this is a meaningful expression in the sense कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ये ज़ीरो हो गया, अगर a प्लस बी ज़ीरो हो गया, तो फिर ये चीज़ जो अंदर लिखी हुई है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें एच स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है ही, ये भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा, और उस वजह से अगर ये भी ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि एच ए और बी तीनों के तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। राइट, तो वो आप देख सकते हैं। सो देयरफॉर बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज कैन नॉट साइमल्टेनियसली बी ज़ीरो। इनमें से एक ज़ीरो हो सकती है। अगर न्यूमिनेटर ज़ीरो हुआ यानी कि tan थीटा इज ज़ीरो, वो तब होगा जब सिंगल स्ट्रेट लाइन है। क्लियरली जब जब न्यूमिनेटर ज़ीरो है तो एच स्क्वायर इज ए बी, और उस केस में सिंगल स्ट्रेट लाइन है, और उस केस में tan थीटा ज़ीरो आना भी चाहिए। ज़ीरो एंगल है बिटवीन द टू लाइन्स। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो ए इज़ माइनस बी, और उस केस में बात यह है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। मॉड tan थीटा इज इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, और वो हम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से भी देख सकते हैं। अगर a प्लस बी इज ज़ीरो तो माइनस a बाई बी इज a बाई बी इज -1।
ए बाई बी इज -1 यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1 यानी लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो एकदम कंसिस्टेंट है जो भी हमने सीखा उससे। ओके लेट्स प्रूव दिस। बहुत सरल सा ये प्रश्न है। मान लेते हैं दो लाइन्स हैं, उनके स्लोप्स हैं m1 और m2। तो हमें बस यही तो पूछा गया है कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आगे बढ़ने से पहले मैं केसेस बना दूँ। सो वी हैव टू मेक अ केस। पहले ये तो लिखना ज़रूरी है कि केस 1 बी नॉन ज़ीरो, तभी हम सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के फॉर्मूले लगा सकते हैं, तभी हम ये जो लिखने वाले थे वो लिख सकते हैं। तो इन दिस केस मॉड tan थीटा है क्या, हमें पता है मॉड tan थीटा क्या है। मॉड tan थीटा इज दिस रेशियो। राइट, क्योंकि b को नॉन ज़ीरो माना, ना m1 इन्फिनिटी है ना m2 इन्फिनिटी है। b को नॉन ज़ीरो मानने से होता क्या है कि इनमें से कोई भी लाइन y एक्सिस नहीं है। एग्जैक्टली तो ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है और अब हम वो फॉर्मूले लगा सकते हैं जो सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के हैं। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, ये फार्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, रिकॉल भी किया। आई थिंक वो इसके बराबर है 2/b स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। दिस इज द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस m1 m2। सो m1 m2 इज a/b और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ से एग्जैक्टली वही आ रहा है जो लिखा हुआ है। ठीक है, so this is in the case when b is non-zero. In the case when b is a zero, b अगर ज़ीरो है तो दो लाइंस हैं कौन सी, या इक्वेशन सबसे पहले जो ये जो इक्वेशन है वो है कौन सी। then the equation is then the two lines are given by this thing। ठीक है, क्योंकि b तो ज़ीरो है, पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे। तो एक तो वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी ये वाली लाइन है। तो हमें दोनों लाइन्स की इक्वेशन एक्सप्लिसिटली पता है, तो आप tan थीटा आप निकाल सकते हैं। एक तो वर्टिकल लाइन है, दूसरी लाइन का कुछ स्लोप है, निकालना है इस एंगल का tan है। तो इसका tan निकाल लेंगे तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका tan मिल जाएगा, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। सो आई लीव दैट टू यू। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। एक्सप्रेशन यही आएगा। ओके हाँ, अब वो बात कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि किस एंगल की बात हो रही है, क्योंकि एक पेयर ऑफ लाइन्स के बीच में तो दो अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। तो फिर वही हाइपोथेसिस ए एच और बी तीन रियल नंबर्स हैं और इस बार मान लें कि दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं हमारे पास। तो अब ये बोलना भी नहीं पड़ेगा कि ए एच और बी में तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है, क्योंकि हमने ये मान लिया दो डिस्टिंक्ट लाइन्स है और हमने ये भी मान लिया कि बी ज़ीरो नहीं है, इनमें से कोई भी लाइन वाई एक्सेस नहीं है। आप खुद से अलग से विचार कर सकते हैं कि जब b इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या होगा, वो केस आप पे छोड़ दिया जा रहा है। अब हमारे पास एक लाइन दी हुई है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, जो यहाँ लाल रंग में बनी है। दे दिया गया है कि वो इसको दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलती है, दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर मिल नहीं सकती, अनलेस दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर नहीं मिल सकती, कोई यहाँ पे अनलेस है नहीं। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो ये हमारे गिवन लोकस को, ये जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है, इसको दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे नहीं मिल सकती, एक पॉइंट पे मिल सकती है अगर ऐसी लाइन हो गई पैरेलल टू वन ऑफ देम। राइट, अगर ये जो रेड वाली लाइन है वो इन दोनों में से किसी एक लाइन के पैरेलल हो जाए पैरेलल हो जाए तो वो एक ही पॉइंट पर मिलेगी हमारे लोकस को, इस लोकस को। पर हम मान रहे हैं कि नहीं, वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलती है, ये अजम्पशन है, और उन दोनों पॉइंट्स का नाम दे दिया गया एक्स और वाई, और थीटा ये एंगल है। अब हम वेरी प्रिसाइसली, या क्या बोला जाए कि यूनिकली इस थीटा की बात कर सकते हैं। कौन से, विच एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में दो अलग अलग एंगल हैं, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं जो इस लाइन की वजह से बन रहा है ओरिजिन पर, उसको थीटा बोला गया है। एंगल एक्स ओ वाई, ओ इज़ द ओरिजिन। क्या हम इस एंगल का मैग्नीट्यूड तय कर सकते हैं, व्हाट इज़ दिस एंगल?
कर सकते हैं, और उसका एक तरीका करने का ये है कि कॉस थीटा इज, एक बार एप्सिलॉन को इग्नोर करें, दिस रेशियो, जहाँ पे व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द साइन ऑफ दिस नंबर। ये नंबर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नंबर ज़ीरो नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो बी ज़ीरो नहीं है, ये तो हम मान के ही चल रहे थे, ठीक है, बी ज़ीरो नहीं है। और दूसरा, ये क्वांटिटी भी ज़ीरो नहीं है। ये क्वांटिटी ज़ीरो इसलिए नहीं है, ये क्वांटिटी ज़ीरो इसलिए नहीं है क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है, वो जो भी स्लोप है वो इन दोनों में से किसी का भी स्लोप नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? हमने माना था कि ये लाइन इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलती है, तो ये लाइन इनमें से किसी से भी पैरेलल नहीं है, देयरफॉर इसका जो भी स्लोप है वो इनमें से किसी का भी स्लोप नहीं है। और इस वजह से जो इसका स्लोप है विच इज़ माइनस पी बाई क्यू, वो इस क्वाड्राटिक का रूट नहीं है। ये जो क्वाड्राटिक बनी इन द वेरिएबल w, इसका रूट नहीं है ये नंबर, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया वो क्यू नॉन ज़ीरो मान के दिया। आप क्यू को ज़ीरो मानते हुए भी सब कुछ शो कर सकते हैं। अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो आप अलग से देख सकते हैं कि ये चीज़ ज़ीरो नहीं है, क्योंकि मतलब ये चीज़ ज़ीरो नहीं है। वट एवर, लेट मी लीव दैट टू यू। सो आई होप द स्टेटमेंट इज़ क्लियर। ओके, ये नंबर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका देयरफॉर कोई साइन है। अगर ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ दिस नंबर इज़ 1, अगर ये नेगेटिव है तो साइन ऑफ दिस नंबर इज़ -1। और हम कह रहे हैं कॉस ऑफ थीटा इज़ दिस नंबर, तो ये एंगल फिर उससे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। थीटा इज़ एन एंगल बिटवीन 0 एंड पाई, राइट। तो अगर हमें कॉस थीटा पता चल जाए तो हमें एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि 0 और पाई के बीच में कॉस हम यूनिकली जानते हैं कैसे बिहेव करता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जैसे कॉस बताया हमें वो एंगल मिल गया। साइन के साथ ऐसा नहीं होता। अगर साइन फंक्शन हम लेते तो दो अलग अलग एंगल सेम साइन वैल्यू दे सकते हैं बिटवीन 0 एंड पाई, पर कॉस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दिस विल यूनिकली आइडेंटिफाई द एंगल। सो आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। मेक वेरी श्योर दैट यू नो द स्टेटमेंट एटलीस्ट। अब ये याद नहीं रखना है, ये अगर कभी ज़रूरत पड़े तो डिराइव कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता है किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये सब पूछा जाएगा। ये बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ लगी मुझे तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो करेंगे वही जो अभी तक करते आए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के कुछ नाम दे देते हैं। पॉइंट एक्स को हम बोल देंगे अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा, यानी कि हम मान रहे हैं इस लाइन का स्लोप m1 है, और इस पॉइंट को फिर हम अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा लिख सकते हैं फॉर सम अल्फ़ा नॉन ज़ीरो, राइट। दिस पॉइंट एक्स इज नॉट द ओरिजिन, तो फॉर सम नॉन ज़ीरो अल्फ़ा पॉइंट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फॉर सम नॉन ज़ीरो बीटा पॉइंट वाई को हम लिख सकते हैं बीटा कॉमा m2 बीटा। ओके, ग्रेट। और कोसाइन रूल याद करें। कोसाइन रूल सेज व्हाट? कोसाइन रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है और यह एंगल मान लें थीटा है, और लेंथ्स मान लें, ये लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज बी एंड दिस लेंथ इज सी, कोसाइन रूल बोलता है कॉस थीटा इज दिस एक्सप्रेशन। So just Google cosine rule or read it from wherever you like. Okay. Okay, great. तो हम यही यूज़ करेंगे नाउ कोसाइन रूल की मदद से। cos थीटा इज रेशियो जिसमें न्यूमरेटर में क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। व्हाट इज दिस स्क्वायर? बीटा स्क्वायर प्लस m2 बीटा का स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाने जा रहे हैं। जगह थोड़ी कम पड़ सकती है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो ये तो हमने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस इस चीज़ का स्क्वायर, और वो आ जाएगा
इसके बराबर, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ दिस टाइम्स दिस, विच इज दिस इज स्क्वायर रूट प्लस अनदर सच स्क्वायर रूट। ओके, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से एक अल्फ़ा स्क्वायर निकलेगा, उससे कैंसिल, सिमिलरली ये बीटा स्क्वायर, सिमिलरली ये भी कैंसिल कर देगा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा मेरे ख्याल से बस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा और ट्वाइस ऑफ M1 M2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अलजेब्रा आप पे छोड़ दिया, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ M1 M2 अल्फ़ा बीटा। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर twice of mod alpha beta square root of this thing, ये है, this whole thing is the denominator, just verify, क्योंकि स्क्वायर रूट में से जब अल्फा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो मॉड अल्फा बनेगा वो, सिमिलरली जब इसमें से बीटा स्क्वायर बाहर निकाला तो मॉड बीटा मिलेगा, और उस वजह से फिर यहाँ पे मॉड अल्फा बीटा आया। टू तो कैंसिल हो गया, ये टू जो है मैं अगले पेज की मुझे आवश्यकता पड़ जाएगी। हाँ, सो टू तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस थिंग बिकम्स, और न्यूमरेटर में मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, या 1 plus M1 M2 divided by this expression. Great. तो ये इवैल्यूएट कर लेते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के फॉर्मूले की मदद से। एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ नीचे वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला। M1 M2 is A by B, M1 plus M2 is minus 2H by B. Further simplification, इसके बराबर आया, विच इज इक्वल टू ये आ रहा है। पर अभी हमें इसके साथ कुछ करना है। हमें फ़िलहाल इतना ही पता है कि इधर दिस इज़ +1 और -1, राइट। अगर जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो देखें तो हमें यहाँ पे शो करना है एप्सिलॉन इज साइन ऑफ दिस नंबर। इतना तो हम समझ रहे हैं कि दिस इज इधर +1 और -1। किसी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी को अगर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो या तो +1 मिलेगा या -1। पर ये है क्या, हम कैसे ये निकाल सकते हैं? तो उसके लिए तो उसके लिए ये कर सकते हैं, तो लेट्स फाइंड अल्फा बीटा। सो वी नो सिंस this point lies on the line, we have alpha times p plus m1q is 1, यानी कि alpha is this expression. Similarly beta is, और उस वजह से alpha times beta is this expression. Now what is m1 plus m2? फिर वही सारी चीज़ें। So this becomes
आई थिंक जस्ट न्यूमरेटर में b आएगा, b डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है अल्फ़ा बीटा, आई होप सही लिखा है या, पर यहाँ पे माइनस आ रहा है, मैंने प्लस निकाला है, एक्चुअली प्लस ही आएगा, सॉरी माइनस ही आएगा. So this is just a plus sign over here and therefore there's a minus sign over here. So ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी. So this is alpha beta और इस वजह से ये क्या है, this number is just the sign of that number. So from here you can just finish one step. Okay, तो ये प्रूव हो गया जो हमने क्लेम किया था. ऑलराइट, और अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इससे संबंधित. इलस्ट्रेशन हमें शो करना है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, जो कि वास्तव में एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, क्योंकि h स्क्वायर माइनस ए बी इज़ पॉजिटिव. तो ये एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है जो यहाँ सफ़ेद रंग में बनाया हुआ है, और एक ये लाइन है जो कि क्लियरली ऑरिजिन से पास नहीं करती, वो यहाँ है लाल रंग में. शो करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, सोचें इस पर. अभी जो सीखा है उससे तुरंत हो जाएगा, तुरंत तो नहीं पर हो जाएगा. तो सबसे पहले तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, कई तरीके हो सकते हैं इसे करने के. एक तरीका ये होगा कि हम पहले शो करेंगे 60 डिग्री है बाय जस्ट यूजिंग द फार्मूला वी लर्नड इन द प्रीवियस स्लाइड. उस फार्मूले से ये आ जाएगा ये 60 डिग्री है, पर उससे सिद्ध नहीं हो गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तो तीनों एंगल 60 होने चाहिए. तो हम एक तरीका तो ये ले सकते हैं कि सॉल्व ही कर डालें इसको कि कौन सी हैं वो दोनों लाइंस, राइट. एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं वो स्लोप्स m1 और m2, पर वो बहुत ही चिजन एंड हैमर तरीका हो गया, एकदम तोड़ ताड़ मचाने वाला तरीका हो गया. हम एक इनडायरेक्ट तरीके से इसे करेंगे. हम क्या करेंगे कि ये तो 60 शो कर देंगे, फिर हम ये मिड पॉइंट लेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे. ये तो मीडियन हो गई ट्रायंगल की. अगर हम मीडियन के साथ साथ ये भी शो कर दें कि ये ऑल्टीट्यूड भी है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलीस हो जाएगा जिसमें कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं. आइसोसेलीस क्यों हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, वो सिंपल बात है. तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे. ये 60 हमने बोला ही कि हम फॉर्मूले से कर लेंगे, तो फिर इन दोनों को भी 60 होना पड़ेगा. ये स्ट्रैटेजी है. तो ठीक है, लगाते हैं फार्मूला. फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है. फार्मूले में हमें याद रखना है कि ये पी और क्यू थे क्या. पी और क्यू उस लाइन के लिए थे जो इस फॉर्म में लिखी गई है. इस फॉर्म की लाइन के लिए सारी बात हुई थी उस थ्योरम में. ये जो लाइन यहाँ लिखी है उस फॉर्म की नहीं है, तो हम इसे उस फॉर्म में लिख देते हैं. उस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है. ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो सबसे पहले एप्सिलॉन निकाल लेते हैं. एप्सिलॉन इज बाय द फॉर्मूला साइन ऑफ b अपॉन समथिंग. b की वैल्यू 1 है और समथिंग में ए क्यू स्क्वायर माइनस 2hp³ और प्लस bp स्क्वायर, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका साइन हो गया -1. तो एप्सिलॉन हो गया -1. और अब कॉस थीटा. कॉस थीटा इज द रेशियो जिसमें कि एप्सिलॉन सबसे पहले और फिर एक रेशियो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर. डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. जो कि हाफ है. तो इससे हमने कम से कम ये तो शो कर दिया पहला स्टेप जो हमारी स्ट्रैटेजी का था कि ये 60 डिग्री है. ओके, और अब हम वो दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे. तो मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, और उसको मिड पॉइंट बोलने से पहले इसको हम मार्क कर देते हैं दीज पॉइंट. ये जो पॉइंट है ये अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा, और ये पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा m2 अल्फ़ा. सॉरी, बीटा कॉमा m2 बीटा. अल्फ़ा नहीं बोल सकते, बीटा कॉमा m2 बीटा. ठीक है, और इसको m बोल देते हैं, ये जो मिड पॉइंट है सेगमेंट का. तो हम जानते हैं m इज़ व्हाट, मिड पॉइंट फॉर्मूले से m इज़ दिस. इस वजह से स्लोप ऑफ OM
इज दिस एक्सप्रेशन, पर अल्फा और बीटा हम जानते हैं इन सम सेंस। तो अल्फा और बीटा क्या है? सिंस, वही जैसे कि पिछले प्रूफ में भी देखा था, सिंस दिस लाइज ऑन द लाइन with this equation, we have -1 upon 2m1 and whatever this is, and beta is similarly beta is -1 upon 1 plus 2m2, और अब therefore slope of OM is m1 alpha plus m2 beta divided by alpha plus beta. सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये माइनस साइन से छुट्टी पा लेते हैं, नहीं तो पक्का ही कोई गलती होगी। ये जो 4 माइनस बैठे हुए हैं सबको हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज एक स्टेप में लिख देता हूँ m1 इंटू 1 प्लस 2m2 प्लस m2 इंटू 1 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग which is equal to this thing divided by 2 plus, yeah, I think everything is fine. Now what is m1 plus m2? m1 plus m2 is minus 2h by b. क्या ना, मुझे देखना पड़ेगा ये सब h h थे क्या। ये हमारी इक्वेशन है, मैं साइड में कर देता हूँ। सो m1 plus m2 is minus 2h by b. b is equal to 1. Very nice. Plus 4 times m1 m2 divided by, yeah, okay, which is minus 16 minus 44 divided by 2 minus 32, which is minus 60 upon minus 30, which is 2. तो स्लोप ऑफ OM is 2. अब वापस आ जाते हैं। स्लोप ऑफ OM is 2 और इसका स्लोप इज -1/2, and therefore indeed this line is perpendicular to this line, क्योंकि in case product of slopes is -1, and that finishes the proof. So इसके बाद you can fill it up. Okay. All right. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.